दोस्तों नमस्कार। जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल पे मैं जसवीर मलिक आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पे जो लगभग 35 वर्ष बाद 29 जून को दोबारा हाईलाइट हो गया और चर्चा में आ गया। इस पूरे घटनाक्रम पे चर्चा करने के लिए हमारे बीच में हैं हम सबके चहेते श्री नरदेव सिंह मलिक। तो मलिक साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार। मलिक साहब, एक ऐसा घटनाक्रम जो लंबे समय तक फाइलों में बंद रहा, जिस पर कभी चर्चा नहीं हुई और कल्पना भी नहीं कर सकते थे, इसका श्रेय मैं पूरे घटनाक्रम के बाद बताऊंगा कि आज की वर्तमान सरकार को जाना चाहिए। दरअसल मामला क्या है, 1990 में कश्मीर के अंदर आतंकवाद अपने चरम पर पहुंच गया और पोस्टर लगाने लगे चारों तरफ आतंकवादी। और उस समय मस्जिदों से, मदरसों से आवाज़ आती थी कि जो भी गैर मुस्लिम कश्मीर के अंदर रहते हैं या कश्मीरी हिंदू हैं या पंडित हैं या कोई भी कश्मीरी है जो मुसलमान नहीं है, या तो वो मुसलमान धर्म कबूल करे या भाग जाए, यानी कश्मीर को छोड़ दे, और या फिर मारा जाए। इस तरह की आवाज़ें निकलती थी और इसी आवाज़ का जो शिकार बनी उस समय की एक स्टाफ नर्स, जिसका नाम था 27 वर्षीय अविवाहित सरला भट्ट, जो शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बतौर स्टाफ नर्स नियुक्त थी। इसमें मलिक साहब जो घटनाक्रम सामने आया वो ये आया कि सरला भट्ट के चाचा को, वो हिंदू थे, कश्मीरी पंडित थे, तो जो है धमकियाँ मिल रही थी, वही खाली करो, भाग जाओ नहीं तो मारे जाओगे। और उसके चाचा ने उसके पापा को भी कही, उसके पिताजी को भी कहा कि भाई जो है ना चलना है। लेकिन जो सामने आया वो ये आया कि भाई सरला भट्ट ये कहती थी कि हमारा अपना देश है, अपना राज्य, हम इतने बड़े यहीं पे हुए हैं और मैं सरकारी नौकरी पे लगी हूँ, इतनी अच्छी नौकरी पे लगी हूँ तो कश्मीर की सेवा करूँगी। ठीक बात। और जो है उन्होंने पहले सारे मामले का पता था, लेकिन उसके चाचा जी वहाँ से निकल भी गए, लेकिन सरला भट्ट और उसका परिवार वहीं पे रहा। ठीक बात। और वो वहाँ से आए नहीं। और इस घटनाक्रम में ये हुआ कि 15 अप्रैल 1990 को सरला भट्ट का जो है अपहरण कर लिया जाता है। 4 दिन तक उसके साथ निर्मम हत्याएं, उसकी हत्या होने से पहले बर्बरता होती रही और तरह तरह की चीज़ें उसकी होती रही। और 19 अप्रैल 1990 को श्रीनगर के मालाबार इलाके में एक लड़की की लाश मिलती है, जिसका पोस्टमार्टम करने के बाद पता चला कि यौन शोषण हुआ, शरीर पर सिगरेटों के दाग लगा दिए गए, दुनिया भर के जख्म शरीर के ऊपर मिले और लाश के पास एक पर्ची मिली कि इसका नाम सरला भट्ट है और इसकी जो हत्या है वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया ने की, लिबरेशन फ्रंट ने की, जिसका कारण जो था वो ये था कि ये पुलिस और जो है फौज की मुखबिर थी, इसलिए इसको मारा गया। और मलिक साहब, इसके अंदर एफआईआर दर्ज हुई 56 नंबर 1990 में, लेकिन एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर में अज्ञात लोगों का नाम डाला गया, मतलब अज्ञात लोगों के खिलाफ की गई। ठीक। और 2025 में 35 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर के पुराने केसों की कुछ फाइलें निकाली गई, जिसमें स्टाफ नर्स सरला भट्ट की भी जो है फाइल दी गई। और भारत सरकार ने 2024 में एक स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई, जिसमें जो फाइल दी गई, 2 फाइलें, उसमें एक फाइल सरला भट्ट की थी। और मलिक साहब यही नहीं है, ये मामला इससे पहले भी उठा था। 2017 में भी ये मामला जो है कुछ कश्मीरी हिंदुओं द्वारा, क्योंकि 2014 में मोदी सरकार आने के बाद इस तरह के मामलों में तत्परता आई, लोगों में उत्साह बना। लेकिन 2017 में दुर्भाग्य इस बात का रहा कि जो 2 जजों की बेंच थी
उस बेंच ने इस पर यह कह करके कार्रवाई करने से मना कर दिया कि भाई 27 वर्ष बाद कहाँ से सबूत मिलेंगे ठीक बात है। और कौन इसको देखेगा। अब जब 2025 में ये मामला खुला तो सबसे पहले तो पुलिस के सामने एक चुनौती थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट तक मना कर चुका है, हाँ ठीक बात है। अब इसको कैसे करें। लेकिन एक हौसला था जो 2019 के बाद सामने आया। हाँ अब जो इस पूरा घटनाक्रम है मलिक साहब, इसमें 4 चीजें निकल के आई। अब जो चार्जशीट आई है लगभग 35 वर्ष बाद, उसमें यासीन मलिक सहित 5 आरोपी मुख्य माने गए हैं, जिनमें से 3 आरोपियों का जो है मौत हो चुकी है, हाँ एक फरार है, हो सकता है वो पाकिस्तान के अंदर हो, और यासीन मलिक जो है वो पहले ही आजीवन कारावास की जो है सजा काट रहा है दिल्ली तिहाड़ के अंदर। और इस पर जो है यासीन मलिक पर जो मामला है वो इसके अलावा भी बहुत सारे मामले हैं। अब जो SIA ने जांच की उसमें मलिक साहब कुछ तथ्य सामने आए हैं। पहले तथ्य सामने आया कि भी जो हैंडराइटिंग पर्ची मिली थी, हाँ उसका जो है जांच ही नहीं करी गई, किसी की हैंडराइटिंग मिलवाई ही नहीं गई, उन 5 आरोपियों से कोई पूछताछ ही नहीं करी गई, फॉरेंसिक जांच नहीं हुई उसकी, किसकी हैंडराइटिंग थी वो। जी जी। हाँ दूसरा मलिक साहब SIA ने जो कहा कि भाई हथियार तो मिले थे, क्योंकि जो 2 लोग उस समय पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे, 2 आतंकवादी, उनके पास जो हथियार थे ऐसा माना जाता था कि यही हथियार जो है सरला भट्ट हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन उनकी किसी भी तरीके की बैलिस्टिक जांच नहीं करवाई गई आज तक। अब इसमें पहला मामला तो ये है मलिक साहब कि आप इसको, इस पूरे मामले को कैसे देखते हो। देखो ये 1990 के आसपास की बातें हैं। 1987 के बाद 88-89 के अंदर आतंकवाद जो था चरम पे चला गया वहाँ पे जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल। और उस वक्त राज्यपाल हुआ करते थे जगमोहन जी, उन्होंने राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते, उनको लिखा भी है कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे अलगाववाद आतंकवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस पर भाई केंद्र सरकार ध्यान दे। पर जो केंद्र में सरकार थी उसने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और आंख बंद करके बैठी रही। हम इसको ये कहें कि ये होने दिया, हाँ होने दिया, एक मूक सहमति उसको कह सकते हैं। उसके बाद इलेक्शन हुए दिसंबर के आसपास से 89 में, तो सरकार बदल गई, सरकार आगे VP सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बन गए और मुफ्ती मोहम्मद शहीद जो थे वो गृह मंत्री बन गए। तो गृह मंत्री बनने के बाद उसके बाद वहाँ एकदम उनको एक पावर मिली या ऊर्जा मिली, जो अलगाववाद था उनको ये कह लो, क्योंकि गृह मंत्री जो था एक मुसलमान था वो। तो उसमें यासीन मलिक उस वक्त जो JKLF थी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, उसके वो अध्यक्ष थे, युवा थे। तो उन्होंने ये कई सारे कांड रचे। उसमें सरला भट्ट तो था ही था, हाँ, एक और भी मामला था जो रूबिया शहीद में रूबिया जो लड़की थी, हाँ, मुफ्ती की, हाँ उसका अपहरण कर लिया। वो एक मेडिकल स्टूडेंट थी उस टाइम पे, उसका उसने अपहरण कर लिया और उसके बदले में कई आतंकवादी केंद्र सरकार को छोड़ने पड़े। इसमें मैं कई बार देखता हूँ जो अपने कुछ आजकल स्वतंत्र वक्ता हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ये एक तय प्रोग्राम था, कई हाँ प्री प्लान था, ये बताते हैं ऐसा प्री प्लान था। वो सब प्री प्लान था कि भाई इसको लड़की को अपहरण कर लो, गृह मंत्री की लड़की है, भाई गृह मंत्री को ही तो छोड़ने डिसीजन लेना है ना, भाई क्या करना, छोड़ना कि नहीं छोड़ना। तो गृह मंत्री ने परमिशन दे दी, भाई छोड़ दो। तो वो कई सारे आतंकवादी वो उसके बदले में छुड़ा के ले गए हैं। और यासीन मलिक के ऊपर तो और भी था, उसने 4-5 ऐसे अभी जो वो सजा काट रहे हैं वो टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा, तो टेरर फंडिंग भी उनके ऊपर एक आरोप था। हाँ। उसके बाद 1990 में भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारी जो थे, हाँ उनका उनके मर्डर का भी उनके ऊपर केस है। हाँ उनका भी आरोप उसके ऊपर है, केस चल रहा है। तो यासीन मलिक के ऊपर तो और भी कई सारे केस हैं। वो पाकिस्तान भी आता जाता रहा है, पाकिस्तान से भी उसकी मुलाकात थी ISI से। ये जो पूरा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था मलिक साहब, ऐसा माना जा रहा है जो इस पूरे घटनाक्रम में कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था। नहीं, ISI उसको फंडिंग करा करती है।
यासीन मलिक को, वहाँ उस वक्त जो सरकार थी पाकिस्तान के, उनसे भी उनकी मुलाकात होती थी, वहाँ से पैसा ही मिलता था, फंडिंग मिलती थी, तो उनके लिए काम कर रहा था ये। उसके बाद जो सरकार थी, कांग्रेस पार्टी थी, वो उसके बाद फिर सत्ता में आ गई, तो फिर वो चुप रही, फिर वो उसका सिस्टम ऐसे ही चलता ही रहा। 2006 के आसपास तो मनमोहन सिंह से पीएम मोदी उसकी मुलाकात हुई है वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, इस पर मैं एक जो है ना आपको वीडियो दिखाता हूँ, कैसे आप देखिए एक बार। ये एक ऐसा समय था जब यासीन मलिक को जम्मू कश्मीर का बड़ा नेता माना जाता था, और ऐसा माना जाता था कि यह नेता शांति स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहा है। बल्कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह इनको अपने कार्यालय में बुलाते थे और इनसे बातचीत करते थे, गिफ्ट लेते थे, और सोच के देखिएगा कि सरकार के साथ इनका कितना नजदीकी रिश्ता था। वही यासीन मलिक आज तिहाड़ जेल के अंदर सजा याफ्ता होने के साथ सजा काट रहा है, और आज इसके हर एक गुनाह का हिसाब किताब जो है हो रहा है। इसमें मलिक साहब आपने देखा कि भाई जो है ना कैसे एक प्रधानमंत्री एक टेररिस्ट को कहें, क्योंकि आज जो रिपोर्टें हैं, आज का जो घटनाक्रम है, नहीं, जब भी टेररिस्ट था वो जी, और आज भी टेररिस्ट है, तो लेकिन उसको वहाँ पे महिमा मंडन किया गया, उसको बुलाया गया पीएमओ में। मनमोहन सिंह जी ने उनसे मुलाकात करी, उनसे उनके हौसले और बुलंद हुए। अब भाई तुम्हारी तो बड़ी पूछ हुई है। मैंने उनका एक प्रोग्राम देखा था, आज की अदालत, वो जो आपकी अदालत है, उसमें भी रजत शर्मा जी का भी रजत शर्मा ने उसने भी कराया था। उसमें भी उसने कहा था भाई हमने तो कश्मीर अलग चाहिए, हमें हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या हमें तो कश्मीर अलग चाहिए, आज़ादी चाहिए कश्मीर के। ये नारे भी थे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान हिंदू औरतों के साथ बगैर हिंदू मर्दों के। हाँ, कुछ इस तरह का जो था। और उस वक्त मस्जिदों से नारे लगवाए गए, लाउड स्पीकर से मतलब अनाउंसमेंट करवाया गया, अब भाई जो हिंदू या कश्मीरी पंडित हैं ये यहाँ से चले जाओ और अपनी लड़कियों को और अपनी औरतों को यहाँ पे छोड़ जाओ। और बहुत सारे लोग आ भी गए, कुछ रहे तो उनके साथ बर्बरता हुई। सरला बटून में से एक है, और भी कई सारे ऐसे केस हुए हैं। एक लेडी टीचर हुआ करती, वो बच्चों को पढ़ाया करती वहाँ पे, और फ्री में पढ़ाया करती मुसलमान बच्चों को, अच्छी लेडी थी कोई। उसको भी जो बच्चे पढ़ाते थे उन्हीं ने मारा, और मार के उसके हस्बैंड को ही मार दिया, और उसके हस्बैंड का मांस पका के उसको खिलाया। मतलब इतनी बर्बरता वहाँ हुई है, बाद में उस लेडी को ही मार दिया। तो बहुत बर्बरता वहाँ पे हुई है। अब ये जब धारा 370 हटी, उसके बाद ये चीज़ें थोड़ी ही सामान्य हुई हैं। तो मलिक साहब, क्या इसका श्रेय फिर वर्तमान गवर्नमेंट को जाता है? नहीं, 1000% जाता है। एक तो होता है 100%, 1000% जाता है। मतलब वहाँ तो ये कहते थे भाई, ये जो शहीद की बेटी थी मुफ्ती महबूबा मुफ्ती, कहती थी भाई अगर 370 को किसी ने हाथ लगा तो मतलब तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब चाहे दूसरे हों, उमर अब्दुल्ला, फारूकुल्लाह हो, इन भी ऐसी बातें कही थी। अब भाई जम्मू कश्मीर को तो आप 370 हटा नहीं सकते, ये तो संभव नहीं है, इसको भूल जाओ। कांग्रेस ने भी ये बात कही, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने नहीं कही है, कांग्रेस का एक बड़ा नेता था उसने भी कही है। उसके बाद जो दूसरे नेता थे, ओवैसी वाला जो फैमिली है, उसने भी बात कही है भाई उसको तो भूल ही जाओ आप 370 को तो। और 370 से इतना डर लगता था सरकारों को, अगर 370 को छेड़ा और पता नहीं क्या जल्द आ जाएगा। पर मोदी सरकार आने के बाद इस तरीके से इसको हटाया कि पता भी नहीं चला लोगों को हुआ कि। लेकिन मलिक साहब, इसमें आज जो कश्मीरी पंडित हैं उनको बसाया जा रहा है, कुछ मंदिर खोले जा रहे हैं, वहाँ पे लोगों में हिम्मत आई है, उत्साह आया है, आप इसको कैसे देखते हो? नहीं देखो, जब तक सत्ता का सहारा नहीं मिलता ना, तो जनता भी अपने आप को फिर नहीं, जनता मजबूर होती है, ऐसा ही होती है। हाँ, ऐसा ही होती है, वो बेसहारा महसूस करती है। सत्ता के साथ है सारा, ये सत्ता का उनको थोड़ा आश्वासन है, सत्ता का सहारा भी है। दूसरी बात यह है कि
370 हटने के बाद ना चीज़ें कुछ खुली हैं वहाँ पे। धारा 370 से पहले उनका अपना एक अलग संविधान हुआ करता, अलग झंडा होता था, विधानसभा अलग थी उनकी, 6 साल का कार्यकाल होता था। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के रूल नहीं चलते थे, कोई सीबीआई जांच नहीं, कोई ईडी की रेड नहीं, कोई एनआईए नहीं, कुछ नहीं। मतलब फौज भी ऐसा ही थी, फौज गोली नहीं चला सके थी उनके ऊपर। फौज का काम था सिर्फ उनकी सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए था, उनके ऊपर फौज गोली चला नहीं सके थी। इसलिए तो रोज पत्थर चला करते वहाँ पे। पर 317 हटने के बाद क्या हुआ कि वो एक हिंदुस्तान का एक अटूट हिस्सा बन गया। हिस्सा तो पहले भी था, लेकिन पहले मतलब कानून ने एक झंडा एक संविधान लागू हो गया वहाँ। हाँ, अब एक संविधान एक झंडा एक संविधान वहाँ पे लागू हो गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले वहाँ तो रिजर्वेशन भी नहीं थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी पहले, लोगों को पता भी नहीं था। मलिक साहब, अब भी क्या मानते हैं आप, ये यहाँ तक आ गया है, इतना अच्छा हो गया, तो क्या अब सरला भट्ट के या सरला भट्ट जैसे और कश्मीरी हिंदू जो रहे हैं, क्या उन सबको न्याय मिल पाएगा? नहीं, न्याय मिलेगा, लेकिन अभी समय लगेगा। जैसे जैसे जनता के अंदर विश्वास बढ़ेगा, जनता की सपोर्ट बढ़ेगी। देखो, सरकार को भी जनता की सपोर्ट चाहिए है, ऐसा नहीं कि खाली जनता को सरकारी सपोर्ट चाहिए है, सरकार को भी जनता की सपोर्ट चाहिए। डेफिनेटली, अगर जनता की सपोर्ट नहीं होगी तो सरकार बहुमत में नहीं आएगी, और बहुमत में नहीं आएगी तो फिर जो है ना, तो जो पहले जो लोग बैठे थे उन्होंने तो जो पहले किया फिर वो वैसा ही वही चलेगा। करेंगे। तो जनता का भी दायित्व बनता है भाई, वो सरकार को, ऐसी सरकार को सपोर्ट करें जो उनके मसले हल कर सके। इसमें मलिक साहब, लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही और कांग्रेस को ये सारा जो खेल था पता था, तो कांग्रेस की भूमिका हम क्या देखें इसमें? नहीं, कांग्रेस की भूमिका इसमें बिल्कुल जीरो थी। उन्होंने इसको आंख बंद करके होने दिया। कांग्रेस असल में क्या था कि तुष्टीकरण कर रही थी। अब ये शुरू से ये चला हुआ था कि भी जो नेहरू परिवार है ये पंडित फैमिली से है, तो उनको ये था भाई जो पंडित की वजह से हिंदू, हम तो हिंदुओं के वोट तो मिल रहे हैं, लेकिन तुष्टीकरण चलता रहा साथ साथ नीचे नीचे मुस्लिमों के लिए। तो उसमें बहुत सारे अलग अलग उन्होंने कानून कायदे बनाए मुस्लिमों के लिए, चाहे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया मुस्लिमों के लिए बनाया, वक्फ बोर्ड में कई बार संशोधन किया, तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों उन्होंने, माइनॉरिटी एक्ट बनाया। इस पे हम एक और चर्चा करेंगे आगे, एक नया जो है ना इस पर पूरे सिस्टम पे करेंगे। तो उसका ये होया कि उनको एक अलग से मॉरल सपोर्ट मिलती गई और वो हावी होते गए मतलब हिंदुओं के ऊपर। तो कांग्रेस का तो ये रहा कि उसको सपोर्ट देते रहे मुसलमानों को। तुष्टीकरण एक मुख्य एजेंडा था उनका। अब बड़ा जबरदस्त तुष्टीकरण था, छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा तुष्टीकरण था ये। तो मलिक साहब, आखिरी सवाल और इस पे हम करते हैं। अभी जिस तरीके से विकास की रफ्तार पकड़ी है जम्मू कश्मीर ने और भारत का एक जुड़ाव बनाया है, बचे हुए भारत के हिस्से से रेस्ट ऑफ इंडिया से भी लोग जाके वहाँ बस रहे हैं, ज़मीन खरीदना आसान हो गया, लोगों को रहना आसान हो गया, कोई भी आदमी जाके रह सकता है। इसके साथ अगर हम आज के दिन देखें हैं तो क्या आपको ये लगता है कि आने वाले कल में हमारे यहाँ पे जो विकास रहेगा वो पूरे कश्मीर में बदलाव लाएगा और भारतीय जनता पार्टी भी कभी वहाँ सत्ता में आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। अब कई बार वीडियो देखते हैं कि जो लोग एक वक्त पे आतंकवादी थे, अलगाववादी थे, उन्होंने कुछ लोगों ने तो अब जाके सरेंडर किया है। बहुत सारे लोगों ने सरेंडर किया, वो पुलिस में भर्ती भी हुए हैं और देश के लिए वो मेहनत भी कर रहे हैं और उनको पूरे सिस्टम का पता भी है। जो लोगों ने सरेंडर किया है उनको सरकार ने जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती कराया है और उनकी मदद से आतंकवाद को ख़त्म करने में बड़ी मदद मिली है। देखो वहाँ मलिक साहब, एक चीज़ मैंने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका ये पॉइंट है, मैंने औरंगजेब जी को देखा था। हाँ, ऐसा शहीद हुआ था वो, मतलब उसने नाखून पाड़ दिए उसका कई जगह बोटी कर दी, उसके शरीर की काट के कई अंग काट दिए उसके, और निर्मम हत्या हुई, लेकिन उसने देश से द्रोह नहीं किया, बल्कि जो जानकारी वो मांगना चाह रहे थे उनको बताई नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ का जो युवा है या वो वहाँ का जो वो देशभक्त नहीं है। नहीं, बिल्कुल राष्ट्रभक्त है। और अब उनको ये समझ आ गया भाई हमारे को तो बहका रखा था पाकिस्तान ने, और बड़े मतलब राष्ट्रवाद उनके अंदर बड़ा पनपा जाके, और ज़बरदस्त वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आई है और विकास भी हुआ है। उसका उल्टा असर ये हो गया कि जो पीओके था उसमें अब हंगामा हो गया।
अब भाई जो हिंदुस्तान का जो वो कश्मीर है हाँ, इस वो समय बड़ा खुशहाल और वो तो डेवलप्ड है। खुशहाल है, उसमें डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगी। और हमारे तो मतलब एक बस 100 मीटर के बाद हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं, सुविधाएं नहीं है। वहाँ तो खाना भी अभी जो इस समय चल रहा है, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। इस समय वहाँ पे मुनीर आर्मी जो है वो कहर भर पा रही है। हाँ, बहुत मर्डर कर दिया उन्होंने वहाँ पर। मतलब बहुत सारी हत्याएं होगी लोगों की जो है ना ज़बरदस्ती आवाज़ दबाई जा रही है, और उनका खाने पीने का राशन रोका जा रहा है। हाँ, और अभी पीछे इलेक्शन हुए थे तो मैं बताऊं तो अभी जो इलेक्शन हुए थे विधानसभा के वहाँ पे, वहाँ 60% के आसपास वोटिंग हुई थी। उससे पहले वहाँ पे वोटिंग होती थी 15%, 14%, 16%। और इतनी ज़्यादा वहाँ पे मारकाट होती थी, हिंसा होती थी बहुत ज़्यादा। अब की बार जो इलेक्शन हुआ है उसमें वोट परसेंटेज बढ़ गया है, 60% से ज़्यादा वहाँ वोट परसेंटेज हुआ। उसके बाद कोई हिंसा नहीं हुई, वहाँ कोई मर्डर नहीं इसका हुआ। अर्थ हम ये कहें कि इधर हमारे विकसित कश्मीर का जो विकास कश्मीर में हो रहा है उसका असर वहाँ पे गया है। हाँ, तो लोगों ने ये देखा कि भाई अब खुशहाल है पहले की बजाय। अब दुकानें खुली रहती हैं, पहले धर रोज खुले लगे रहा करते, लोगों के जो काम धंधे वो ठीक चल रहे हैं। उससे क्या हुआ कि वहाँ पे पर्यटन बढ़ा है तो लोगों की आमदनी बढ़ी है। तो वहाँ के लोग अब ये चाहते हैं कि भाई यहाँ अलगाववादी ना पनपे। वो सरकार से भी अनुरोध करते हैं भाई सरकार इनके ऊपर नियंत्रण अंकुश रखे रखे। और अलगाववादी ना पनपे। और मलिक साहब पिछले जो ना 2014 के बाद लंबे समय तक अलगाववाद खत्म भी हुआ वहाँ पे। लगभग खत्म हो गया है, कुछ एक आधी डिस्ट्रिक्ट में छोटा मोटा रह गया हो तो पता नहीं, लगभग खत्म हो गया। अब वहाँ कोई पत्थरबाजी नहीं होती। जहाँ पत्थरबाजी हर रोज होती थी, अब वहाँ तो महीनों हो गए सुने कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। सेना के ऊपर पहले जो पत्थर चलते थे अब नहीं चलते। सेना के ऊपर पत्थर चलाने के लिए पैसे मिलते थे, 500 रुपये का उनका ये था, भाई 500 रुपये मिलेंगे आपको पत्थर फेंकने में। तो अब सेना पे कोई पत्थर नहीं चलते। कोई पत्थर चलाने की कोशिश करे तो फिर उनका इलाज उस पर कार्रवाई हो जाती है। अच्छे से इलाज होता है। तो सरकार ने सेना को खुली छूट दे रखी है, तो वहाँ बिल्कुल शांति है और अच्छा वहाँ पे वातावरण अच्छा वातावरण होता है। ये हमने सरला भट्ट हत्याकांड पे चर्चा की। बहुत जल्दी इसका फैसला आने वाला है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरला भट्ट की आत्मा जहाँ पे भी होगी, जिस भी स्थिति में होंगी, वो जरूर आज देख रही होंगी कि उनको न्याय मिलने जा रहा है। मलिक साहब, आप चर्चा में आए, इतनी अच्छी आपने जानकारी दी दर्शकों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।